इंडस्ट्री का पहिया चलने से मुल्क की मईशत का पहिया चलता है और मुल्क की मईशत का पहिया चलने से ज़िंदगी का पहिया चलता है। मलेशिया, थाईलैंड, श्रीलंका और बांग्लादेश जैसे ममालिक ने अपनी मुल्की कॉटन इंडस्ट्री को इस्तेहकाम बख्शने के बाद बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट वहाँ से लिए हैं। उनकी मईशत आज दुनिया की तरक्की पजीर मईशत में शुमार होती है। हमारे यहाँ मजदूर दिन रात काम तो करता है, लेकिन मसाइल उसके जूं के तूं हैं, कोई पुरसाने हाल नहीं है। देखना यह है कि आज का मजदूर किन मसाइल का उसको सामना है और उनका हल क्या है। आज के प्रोग्राम में हम इंडस्ट्रियलिस्ट से भी बात करेंगे और मुख्तलिफ यूनिट्स के अंदर काम करने वाले मजदूरों से भी जानेंगे कि उनके क्या मसाइल हैं। तो आइए ये सारा असबाब व हाल जानने के लिए प्रोग्राम देखते हैं कॉटेज इंडस्ट्री। सनती यूनिट्स के अंदर और स्पेशली गारमेंट्स यूनिट्स के अंदर लेबर जो है ये सनती कारकुन किस तरह से काम करते हैं और उनके यहाँ पर ड्यूटी आवर्स क्या हैं, आइए ज़रा जानने के लिए मेरे साथ एक साथी मौजूद है जो यहाँ पर सनती कारकुन हैं। इनसे बातचीत करते हैं। अपना नाम बताइए। मेरा नाम नसीर अहमद है जी। नसीर अहमद साहब, कितने अरसे से आप यहाँ पे काम कर रहे हैं? मैं इधर 18-19 साल से काम कर रहा हूँ। अच्छा, माहाना कितनी तनख्वाह आपकी? माहाना मेरी 16,000 है। 16,000। कहाँ से ताल्लुक़ है? मसलन रहायश मेरी सहीवाल से है। सहीवाल से आप स्पेशली यहाँ पे काम करने के लिए आए हैं? काम करने के लिए। घर के अफराद कितने हैं? मैं अकेला ही हूँ। मतलब बाकी मेरी फैमिली है, वैसे भाई मैं अकेला ही हूँ वैसे। बाकी मेरी फैमिली है, मेरे बच्चे हैं, बीवी है, वालदन है और घर है, बाकी है। घर का महीने का बजट कितना है? बजट तकरीबन 10-12 हज़ार का है जी। और आमदन कितनी हुई थी? आमदन 16,000 है जी। बाकी खर्चा जिधर भी मैं अकेला भी करता हूँ, घर में भी खर्चा होता है। पूरी किस तरह पड़ती है? पूरी मेरी ज़मीन भी है घर में, उसका ठेका वगैरह भी आ जाता है, इसलिए पूरा हो जाता है। शिक्ब दोज़ख की आग बुझाने के लिए हर मजदूर दिन रात काम करता है। इस वक्त यहाँ ब्रेक है इंडस्ट्रियल स्टेट के अंदर और ब्रेक में मजदूर खाना खाने के लिए मुख्तलिफ कैंटीन पे आते हैं। तो यहाँ पर कुछ मजदूर खाना खाने के लिए बैठे हैं, तो आइए चलते हैं उनसे बातचीत करते हैं। जी सर जी, अपना नाम बताइए। मोहम्मद वसीम। वसीम साहब, एज ए क्या आप काम करते हैं? एज ए सुपरवाइजर रिसेप्टर। तो आपका यूनिट किस चीज़ का यूनिट है? ये कैजुअल शर्ट गारमेंट्स का। अच्छा, कितना माहाना आमदन है आपकी? तकरीबन 20 से 25 हज़ार। तो घर के अफराद कितने हैं? 4। तो बजट कितना बन जाता है? कैसे बनता है बजट आपका? ये तो अल्लाह ताला इन्हीं में गुजारा कर रहा है और अच्छा कर रहा है। फिर लोग कुछ हुकूमत से कहना चाहेंगे? हुकूमत से फिर लोग यही कहना चाहेंगे, ये जो गैस की प्रॉब्लम है जिससे काम डिस्टर्ब होता है, बिजली प्रॉब्लम है। यहाँ पे तो तकरीबन 12 बजे का सुना था रात को 12 बजे, लेकिन ऐसा मुकम्मल तौर पे नहीं होता। दिन में भी काफ़ी दफ़ा ऐसा हो जाता है कि घंटा का जो सिस्टम है वो ये चला देते हैं। तो इनसे रिक्वेस्ट ये है कि इसको बेहतर कर दें, जिसमें हम ये मजदूर हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो तकरीबन वो 500 का एक दिन में काम भी नहीं कर रहे और बिजली की वजह से वो 200-250 भी रह जाते हैं। उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। ये रिक्वेस्ट है हुकूमत के आगे हमारी कि बिजली, ये गैस, इसको ज़रा अच्छा कर दें तो मेहरबानी उनकी। मोहम्मद वसीम। क्या काम करते हैं? मैं इधर ऑपरेटर आया हूँ। ग्रेजुएशन मेरी एजुकेशन है। आप लेबरिज्म की छोड़ें, अगर ग्रेजुएशन के साथ कैलकुलेशन की जाए तो मेरी 9,000-10,000 मेरी सैलरी है। तो मेरे एक्सपेंस भी नहीं पूरे होते। तो मैं आई थिंक इज़ वन ऑफ द बैड गवर्नेंस इन पीपी। ये जो देखा जाए ना, अगर नवाज शरीफ का देखा जाए तो बहुत अच्छी थी, लेकिन अगर बीबी होती तो कह सकते थे ये कंपैरिजन हो सकता था। लेकिन ये जरदारी आई डोंट थिंक सो कि इन्होंने कोई अच्छी अवेल किया है लोगों को। मेरे ख्याल में पाकिस्तान बहुत बैक हैंड पे चला गया। और अगर आप देखें तो पर जो पॉपुलेशन है 32,110 रुपीज़ एक बंदा, इसका डेटर है यूके हुकूमत का। हमारे जो डेट है हमारे ऊपर पाकिस्तान के ऊपर $59 बिलियन के हैं वर्ल्ड बैंक से। तो आई डोंट थिंक कि ये रिड्यूस होंगे, ये डे बाय डे इंक्रीज हो रहे हैं। तो ये हुकूमत क्या करे, मुझे तो पता नहीं मैंने 32,000 कैसे ली है। मैं तो अपनी अर्निंग कर रहा हूँ। मैं आता हूँ, सुबह आता हूँ, लेकिन मुझे तो ट्रांसपोर्ट देखें। ये जो है नवाज शरीफ और
पीपी देयर इज नथिंग। अच्छा, मेरे ख्याल में कुछ नहीं हो आपने सकता। बीए किया तो किस सब्जेक्ट में आपने बीकॉम कॉमर्स फील्ड्स। तो अभी ड्यूटी क्या करते हो आप? ड्यूटी इधर मैं डाटा ऑपरेशंस में, मुझे अकाउंट में भी नहीं मिली, ये पाकिस्तान की देखें आप। तो एज ए क्योंकि मेरी फील्ड अकाउंट्स की है, लेकिन मुझे डाटा ऑपरेशन में जॉब मिली। आपके इस यूनिट में कितने लोग काम करते हैं? इस यूनिट में आई थिंक इधर हेड ऑफिस इनकी 9 ब्रांचेज है, तो 250 से अबव होंगे, तो 9 ब्रांचेज हैं इनकी आगे। मैं इधर हेड ऑफिस में हूँ। एक वर्कर में अप्रॉक्सीमेटली क्या उनको सैलरी मिलती है? तो अगर इनिशियली स्टार्ट करें तो 10,000 से स्टार्ट करते हैं इधर। अगर आपकी मास्टर लेवल पर एजुकेशन हो तो फिर 14 से 15,000 स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन आप ग्रेजुएशन हो, अगर आप ग्रेजुएशन मीन्स के इलिटरेट आते हैं, जिनको अनएजुकेटेड आते हैं, उनकी तो 7,000 या 8,000 भी नहीं लगती, 6,000 7,000 के रेशो के साथ उनकी स्टार्ट होती है। ग्रेजुएशन की ये उन्होंने एस्टिमेट लगाया 10,000 से स्टार्ट करेंगे, अगर उनका कुछ एक्सपीरियंस है। आम वर्कर की निस्बत आप एक पढ़े लिखे कारकुन हैं, एक सनती कारकुन है, क्या इस वक्त हुकूमत वक्त को सजेस्ट करेंगे कि इंडस्ट्री के फ़रोग के लिए कौन से इक़दामात फौरी करना ज़रूरी है? आई थिंक इन्हें एक प्लान बनाना चाहिए, क्योंकि जैसे आप फॉरेन कंट्री को देखें, डेवलपमेंट कंट्री को, अगर उनके साथ इन्होंने चलना है तो वो एक प्लेटफार्म सेट करते हैं ग्रेजुएशन के लिए, इंटर के लिए। उनके पहले उन्हें पता होता है कि ये हमारी जॉब्स होती हैं। लेकिन इधर अगर हम मास्टर लेवल, पहली बात है एडमिशन ही नहीं मिलेंगे। अगर एडमिशन मेरा हो गया तो बाद में जो पता ही नहीं कि मुझे जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो मेरा यही कि इनको एक प्लेटफॉर्म सेट करें कि ये जॉब इसके लिए सेट है। अगर आप ग्रेजुएशन करते हैं तो आपके लिए ये जॉब्स होगी, अगर आप मास्टर लेवल करते हैं तो आपके लिए ये जॉब्स होगी। देयर इज नो क्राइटेरिया हैविंग इन पाकिस्तान। मुझे हो गया एक माह, घर के 2, वो 9,000। बस यही करूँगी कि बंद नहीं होना चाहिए। जो लोग काम कर रहे हैं ना तो उन्हें दिक्कत होगी फिर। शुक्रिया सर रॉयल न्यूज़ को वक्त देने में और रॉयल न्यूज़ के साथ बात करने में। ये बताइए, जिस दफ्तर के बाहर इस वक्त आप बैठे हैं जी, पंजाब स्मॉल इंडस्ट्री कॉरपोरेशन, जी जी, इस इदारे के बारे में कुछ जानते हैं आप कि इसकी बेसिकली इनकी ड्यूटी क्या है और इनकी खिदमत क्या हैं? आपके बारे में स्पेशली जो एक सनती कारकुन। नहीं हमें तो नहीं पता ये कब ऑन होती है कब बंद होती है। ये मालूम है कि ये किसी सरकारी को हाँ ये सरकारी दफ्तर है, ये तो पता है। और ये मालूम है कौन सी मिनिस्ट्री है? यहाँ पे M&A वगैरह आते हैं जी, यहाँ पे ना पहले अपना नाम बताइएगा। नज़ाकत अली नाम है मेरा, और यहाँ पे ना एक माह में तकरीबन M&A वगैरह जो है ना आते रहते हैं। तो और भी वजीर जो आते रहते हैं, बस यही चलता है। कभी कभी कारकुन देखते हैं इधर से आते जाते, बाकी यहाँ पे M&A वगैरह और अहम कारकुन आके ना तो जलसे वगैरह करते हैं, कभी कभी महीने में एक दफ़ा तकरीबन। बाकी तो इतना नहीं, चहल पहल कम ही रहती है, बंद ही रहती है। जी आपका नाम सर? जी फयाज साहब, आप बताएंगे कि इस वक्त हम जहाँ बैठे हुए हैं, यानी आपके अकब में ये जो दफ्तर है, एक सरकारी दफ्तर है, हाँ जी, इसका क्या काम है और ये क्या अपनी खिदमत सर अंजाम देता है? सर ये तो मुझे मालूम नहीं, मैं पढ़ जा बंदा है क्या, तो काम मैं यहाँ पे करता हूँ 2 से 6 ऐसे। मैं यहाँ से 17 साल हो गए मुझे यहाँ ड्यूटी करते हुए, काम कर रहे हैं। अभी हमारा हाल ये है, आप देख सकते हैं कि ये 250 मशीन है, कितने वर्कर बैठे हैं इसके ऊपर। सिर्फ ये गवर्नमेंट हमें भूखा मरने पे मजबूर कर रही है, क्योंकि आप लोग सड़कों पे आए और लगता है ये सब कुछ हमसे करवाएंगे, क्योंकि ना गैस है ना बिजली है, फैक्ट्री में कुछ भी नहीं है, मालिक क्या करेंगे। किसी कंट्री की इंडस्ट्री को चलाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है स्टेबिलिटी। हालात स्टेबल कर लें, लोग इन्वेस्टमेंट भी करेंगे, बाहर से भी आ जाएंगे, यहाँ के लोग काम को बढ़ाएंगे। जब स्टेबिलिटी ही नहीं है तो लोग यहाँ से भागना शुरू करेंगे। बिजनेसमैन है, वो पैसे लगाता है पैसे कमाने के लिए, तो जब उसको पता है कि मुझे इनकम नहीं होनी, नुकसान ही होना है, तो वो पैसा नहीं लगाएगा। और बिजनेस का जो तरीकाकार है उसके रिफ्लेक्सेस बड़े शार्प होते हैं। वो ये नहीं है कि वो साला इंतजार करेगा उसके बाद रिजल्ट आएंगे। अगर उसको पता है कि हालात ठीक नहीं है, ही विल बी द लास्ट पर्सन टू मेक इन्वेस्टमेंट। तो हमारे मुल्क में पहली तो बात यह है कि हमारी गवर्नेंस ही प्रॉपर नहीं है। हमारे पास मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स है, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल है, मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज है, उनमें तीनों में कोऑर्डिनेशन ही नहीं है। हम कोशिश करते रहे कई सालों से कि मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल बने, लेकिन हालत यह है कि जो पावर्स मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के पास थी उन्होंने उनको जाने नहीं दी।
ट्रेड पॉलिसी वो बनाती है, आगे फॉरेन मिशन को वो अटेंड करते हैं। तो जो पॉलिसी एक मिनिस्ट्री नहीं बनी उसको देना चाहिए, उसकी तो बात नहीं को सुनता। आजकल फॉर एग्जांपल ये जीएसपी प्लस है, अब मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल को कुछ पता नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का ये काम है। और बड़े आराम से उन्होंने पहले इंस्ट्रक्शंस इशू की और 27 कन्वेंशन हैं जिन पे हमने सब पे साइन कर दी, खुशी खुशी सब पे साइन कर दिया। लेबर भी आती है, इन्वेस्टमेंट भी आती है, लॉ एंड ऑर्डर भी आता है, सारी चीजें आती हैं। देयर आर 27 कन्वेंशन। अब मजे वाली बात यह है कि वी आर नाउ एप्लीकेंट फॉर जीएसपी प्लस। क्योंकि उन्होंने लिमिट बढ़ा दी 1% से 2% कर दी, और हमारे पास बहुत से आइटम्स हैं जो कि 1.5% में आते हैं, तो वी आर क्वालिफाइंग। लेकिन उसकी कंडीशनैलिटीज को पूरा करना बड़ा जरूरी है। तो अगले दिन वी वर ये हम ऑनलाइन थे, मिनिस्टर ऑफ ट्रेड है ब्रसल में बैठे हुए, उनके साथ वी वर डिस्कसिंग एप्टमा के बिहार। और वो भी कह रहा था जी कि हमने वो साइन कर दिए और अब अभी हमने एप्लीकेशन देनी है, लेकिन साथ साथ ये कह रहा था जी कि वी आर नॉट श्योर वेदर वी आर कंप्लीटली प्रिपेयर्ड फॉर इट और नॉट। मिसाल दे रहा था कि श्रीलंका ने, जब ये श्रीलंका इज आल्सो एप्लीकेंट, और उन्होंने बड़ी देर से ये शुरू किया हुआ, एंड दे हैव बिकम फुली कंप्लायंट। और यकीनन बाकी भी दूसरे कंट्रीज हैं, देयर आर मेनी अदर कंट्रीज। तो अब वो हमने एप्लीकेशन देनी, होपफुली बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, इससे पहले पहले हमें एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। वो अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ फिर बाद में वो इन्वेस्टिगेशन करेंगे, अपनी टीमें भेजेंगे, आगे यहाँ ऑडिट होगा, वो जगह जगह इंडस्ट्री में भी जाएंगे, गवर्नमेंट के जो सेक्टर है उससे भी इंटरव्यू करेंगे। तो वो देखेंगे कि ये जो कंप्लायंस में हमने साइन किए हैं क्या हम पूरे उतरते हैं। और फ्रेंकली स्पीकिंग अभी हमने कोई तैयारी नहीं की। चंद एक इंडस्ट्रीज हैं वहां पे चाइल्ड लेबर भी नहीं है जो एक्सपोर्ट बेस्ड है, दूसरी इंडस्ट्रीज हैं वहां पे वो मिनिमम वेजेस भी दे रहे हैं, सारा कुछ है, बट नॉट ऑल। इस तरह से गवर्नमेंट के अदारे हैं, तो उन्होंने भी सिस्टम को नहीं बनाया। अब दुआ करो कि वो जल्दी जल्दी एक्टिवेट हो, वो काफी हद तक वो संभल जाएगी, क्योंकि विल बी हैविंग ए लॉट ऑफ एडवांटेज। 10-12% उनका टैरिफ वैल्यू जो है उसका हमें फायदा होगा, जो कि बांग्लादेश को पहले है। तो ये दुआ करें ये सारी चीजें ठीक हो जाए। और अभी तक हमारे जो अमाल हैं वो लगता है कि ठीक होने वाले नहीं है। चाइना एक मुल्क है जो सबसे पहले इंपॉर्टेंस देता है एम्प्लॉयमेंट। वो इंडस्ट्री जिसमें मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट है उसको इनकरेज करते हैं, उसको फैसिलिटेट करते हैं और चंद एक चीजों में उसकी हेल्प भी करते हैं। आज भी चाइना में एक्सपोर्ट रिबेट है, पहले से थोड़ा सा कम हो गया। वो सिर्फ इसलिए गवर्नमेंट इंडस्ट्री पे है क्योंकि गवर्नमेंट इज द बिगेस्ट एम्प्लॉयर। गवर्नमेंट इंडस्ट्री जो हमारे यहाँ ऐसी कोई सोच नहीं। अब ये देखें निटवेयर जो है उसमें एक मशीन के ऊपर एक बंदा बैठता है। मशीन कितने की है? 40-50 हज़ार की। तो विद एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 30,000 और 20,000 और 40,000 वी आर कंज्यूमिंग, वी आर एम्प्लॉइंग 1 पर्सन। इससे ज्यादा और लेबर इंटेंसिव क्या हो? फिर उसकी बैकिंग के लिए, उसकी आगे फिनिशिंग के लिए जितने बंदे उस मशीन पे, एक अगर बंदा मशीन पे काम करता है तो लाजमी एक बंदा आगे उसको चेक करता है, पैक करता है, फीडिंग करता है। तो इसका मतलब है 2 पर्सन पर मशीन। तो अगर 1000 मशीन है तो 2000 बंदा वो काम करता है, एंड दे आर अर्निंग वेरी हैप्पीली। अब हमने यहाँ पे गवर्नेंस की ये हालत है कि ट्राइबल एडवाइजरी हमारे ऊपर लागू हुई है, गवर्नमेंट लेवल पे कोई काम नहीं हुआ। इट्स वेरी इजी टू क्रिटिसाइज गवर्नमेंट, आई एम सॉरी टू से, लेकिन चंद चीजों पे जो कंसंट्रेट करना चाहिए वो नहीं किया। हम सियासत पे जोर देते हैं, निजामत पे जोर नहीं देते। तो अब सूरत हाल कुछ ऐसी हो गई है कि
Nobody is willing to come here. कोई बायर यहाँ नहीं आता। पहले बायर सिर्फ बायर ही नहीं होता था, उसके साथ डिजाइनर भी आता था, उसके बाद वो ऑडिट करने वाले भी आते थे, पूरी एक टीम आती थी। वो यहाँ पे बैठते थे, ऑर्डर जो है फाइनलाइज करते थे, और बहुत से ऐसे बाइंग हाउसेस थे या बायर थे जो कि इतने बहुत बड़े बड़े नहीं है, छोटे चलते फिरते, एंड देयर वाज अ लॉट ऑफ डिमांड। आज ये हालत है, नोबडी इज विलिंग टू कम टू पाकिस्तान। हालात भी आपके सामने, अगर कोई आ भी जाता है तो देखते हैं कि यार यहाँ पे तो कतरोगारत हो रहा है, वो एयरपोर्ट से वापस चले जाओ। पिछले दिनों मेरा एक बाहर आया, एंड द लेडी केम, वो कहने लगी जब एयरपोर्ट पे उतरी है ना तो देयर वाज अ ब्लास्ट है, तो कहने लगी आई वांट टू गो बैक। मैंने कहा भाई ये हो जाता है, ये जरूरी नहीं है, आई गिव यू द गारंटी कि मैं आपके आगे होता हूं, आप पीछे पीछे आए, पहले मैं मरूंगा फिर आप मरेंगे। बट शी वाज एडमेंट कि जी मुझे तो इंश्योरेंस कवर नहीं है। मैंने कहा इंश्योरेंस कवर भी करा देते हैं, एंड शी वेंट बैक फ्रॉम द एयरपोर्ट। अच्छा, हालात जब ऐसे हो जाए तो मुझे ये बताएं कि हमने बिजनेस क्या करना है। अब हम बाहर जाते हैं एंड वी ओनली गेट दी ऑर्डर जो कि चेज ऑर्डर उनको कहते हैं, पच गए, लोगों ने परफॉर्म नहीं किया, तो वो हमें वो ऑर्डर मिल जाते हैं जिसमें कोई मुनाफा नहीं होता, कुछ नहीं होता। हमारा जो बिजनेस है, पहले तो हमारा चाइना कंपेटिटर था, इंडिया हमारा साथ ही पड़ोसी मुल्क है, वेरी गुड गवर्नेंस, वहाँ पे लोग काम करते हैं, मुनाफा कम हो ना भी हो ऑटोमेटिकली लोग काम छोड़ के नहीं भागते। बांग्लादेश है, अब सारे के सारे बाहर वहाँ बांग्लादेश बैठे हुए हैं, वहाँ फैक्ट्रियों में वो प्लेसमेंट इतनी ज्यादा है कि फैक्ट्रियां उनको ऑनर नहीं कर सकती, तो वो कहते हैं जी हमने बिजनेस करना है। अब यहाँ हमारे यहाँ कोई नहीं आता। लाहौर ले लें, लाहौर में 40 फैक्ट्रीज बंद हुई नेटवेयर, हम बड़ी बड़ी जो हैं, उनके अलावा छोटी तो बहुत बंद हुई है। लइये से आप काम करने के लिए यहाँ पे आए हैं? से काम करने के लिए। कितने फैमिली मेंबर हैं? हम 7 फैमिली, यानी 7 फैमिली में टोटल आपके अलावा चाहिए, तो आप अकेले 6 अफराद की कफालत करते हैं। जी। कितना महीना कमा लेते हैं? 9,000 रुपये, 9,000 मेरी सैलरी है। अच्छा, उसमें से मैक्सिमम मुझे सिर्फ 3,000 बचता है, बस बाकी साल मेरा खर्चा है। यानी 6,000 रुपये हमारी यहाँ पे रहायश, खाना पीना जी, और 3,000 आप घर भेज। 3,000 रुपये मंथली बचत है। क्या कहेंगे हुकूमत के नाम, इसमें क्या कौन से इकदाम करें कि आप लोगों को रोजगार बच सकें? सर इकदाम, अगर सैलरीज अच्छी होंगी और गैस टाइम पर आएगी तो हमारी कम से कम ये जो हमारी सैलरीज कटी जाती है, और दूसरा हमारे छुट्टियाँ जो होती हैं वो हमें नहीं होंगी, सबसे यह प्रॉब्लम है। और हुकूमत हमारे पर मेहरबानी करे और हमें हमारी जो गैस का प्रॉब्लम है ये हल हो जाए, और लोड शेडिंग का मसला जो हल हो जाए, तो कम से कम हमारे जो मजदूरों की है ये पैसे हमें कुछ ज़्यादा बच सके। मियाँ चन्नू से आप काम के लिए यहाँ पे आए हैं? जी। अच्छा, कितने अफराद हैं घर के? 6 साल मेरे में 6-7 भाई। 7 भाई हैं, तो कितना महीना? फैमिली पे आगे 7 आदमी बचते हैं ना। महीने का कितना आपको यहाँ से मिल जाता है? 9,500 मेरी तनख्वाह। तो कैसे बजट बनता है घर का? कैसे, वो मेरे दो भाई भी, वो भी कमा रहे हैं, अबू मेरा कमा रहा है, हमारी सारी घर की फैमिली कमा रही है ना, वो घर का जिम्मेदारा करके मैं भी इधर कमा, हमारा सर्कल चलता है। यानी आप अलग से काम करते हैं, घर वाले जो हैं वो आपके अलग से कमाते हैं, और साथ में कुछ थोड़ा सा जमीन से भी आ जाता है, तो फिर जाके कहीं बड़ी मुश्किल से गुजारा होता है। क्या कहेंगे हुकूमत को, क्या कौन से इकदाम करें कि इंडस्ट्री बहाल रहे? इंडस्ट्री बहाल रहे जी, जो हमें 2 दिन के गैस मिलती है, ये 4-5 दिन हो जाए जी, हमारा छुट्टियाँ वगैरह जड़ियाँ जी जिन्हें होने तनख्वाह इजाफा हो जाए थोड़ा। बाल साहब कहाँ के रहने वाले हैं? मैं हैड सुलेमान की रहने वाला हूँ, जिला उकाड़े का। जिला उकाड़ा जी। अच्छा, कितने अरसे से आप लाहौर में काम के लिए आए? मैं लाहौर में तकरीबन मुझे 15 साल हो गए, लेकिन कंफर्ट में मुझे हो गए तकरीबन 10 साल काम करते हुए। तो महीना आमदन कितनी आती है? महीना आमदन मेरी है जी 12,000। तो घर के अफराद? मेरे 3 बच्चे, तो 2 मियाँ बीवी, 3 बच्चे, 5 अफराद है। तो यहाँ मैं रेंट पे रहता हूँ, तो बस गुजारा कर रहा हूँ। वही ना, बजट कैसे बनता है? कैसे बजट ऐसे बनता है जी, बस कभी किसी से ले लेते हैं उधार, नेक्स्ट टाइम उसको दे देते हैं आने वाली सैलरी पे, उससे लेते हैं। आप कभी किसी से ले लिया, कभी किसी से ले लिया, तो
ऐसे बस गुजारा चल रहा है। क्या कहेंगे हुकूमत को जो इस तरह से? हुकूमत तो मेरा तो ख्याल है कि ये मुल्क बेचने को आई है। लेकिन अब गैस नहीं है, बत्ती नहीं है, लोग सड़कों पे है। तकरीबन आप 1 करोड़ बेरोज़गार मजदूर जो सड़कों पे है, जिसकी वजह ये बत्ती गैस नहीं है। इंडस्ट्रियाँ बंद पड़ी हैं, कहाँ जाएंगे लोग? गैस की वजह से इंडस्ट्रियाँ बंद हो रही हैं। ये हुकूमत की नाकामी है। ये क्या कर रहे हैं? इनका क्या फ़ायदा क्या है? ये अपने पेट भर रहे हैं, गरीबों का कोई नहीं सोच रहा है। ये जरदारी साहब बैठे हुए हैं, ये क्या कर रहे हैं? मैं तो कहता हूँ ये पहले ही चला जाना चाहिए था इनको। अब ये मुल्क को मेरा ख्याल है कि कंगला करके जा रहे हैं। तो ये गरीब लोग मजदूर, अब इंडस्ट्री बिल्कुल ठप पड़ी है। ये देखें आप, इतनी मशीनरी है फारग पड़ी है, कहाँ गए? गैस की वजह से नहीं आ रहा है। जो लोग यहाँ, ये कारीगर 500,000 रुपये की दिहाड़ी लगाता था, अब 300 की नहीं लगा रहा है, जिसकी वजह से लाइट नहीं होती, जनरेटर मालिक नहीं चलाते, तेल फोड़ नहीं कर सकते, जिसकी वजह से महंगाई है। वो कहाँ से लाएंगे? गैस कहाँ से लाएंगे? बत्ती कहाँ से लाएंगे? मैं डॉक्टर अहमद मुख्तार, सीनियर मेडिकल ऑफिसर, SSMC टाउनशिप। यहाँ मैं गुज़श्ता 4 सालों से हूँ और पेशेंट्स के बारे में ये है कि तकरीबन हर टाइप का पेशेंट यहाँ पे रहता है। उसमें सांस की तकलीफ भी हैं और पेट की तकलीफ भी हैं, गैस्ट्रोएंटेराइटिस हुआ, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हुआ, इसके अलावा जॉइंट पेन्स हैं, आर्थराइटिस, गायनी केसेस हैं और स्किन डिजीज़ हैं, हार्ट केसेस हैं, ENT तमाम केसेस आते हैं। रेस्पिरेटरी डिजीज़ में रेशो है कोई ऑलमोस्ट 40%। और अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा जो हैं GIT के केस होते हैं, यानी मैदे के केस, एसिड रिफ्लक्स डिजीज़, गैस्ट्रोएंटेराइटिस, उनकी रेशो भी कोई 30% के करीब है। बाकी रूटीन केसेस में जॉइंट पेन कॉमनली होते हैं हर किसी में ज़्यादातर 40 के बाद। और हार्ट के कुछ केसेस होते हैं जो, इसके अलावा डायबिटीज़ काफ़ी ज़्यादा है, हाइपरटेंशन है, मतलब तकरीबन 65% तो यही हैं रेस्पिरेटरी के। उसके बाकी हार्ट के मोस्टली कोई 5 to 6% होंगे और इसके अलावा आई के भी ऑलमोस्ट यही रेशो है। अवेलेबिलिटी वेरी गुड, बहुत अच्छी है, हर लिहाज से बेहतर है। हर टाइप की मेडिसिन है, हार्ट के लिए और आई के लिए, ENT के लिए हम स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं हमारे सोशल सिक्योरिटी हॉस्पिटल मुल्तान रोड, वहाँ पर भी रेफ़र करते हैं उन्हें। और एक हमारा हॉस्पिटल है इधर कोट लखपत हॉस्पिटल, यहाँ भी रेफ़र करते हैं। वो केसेस जो बच्चों के होते हैं, चाइल्ड डिजीज़ जिसमें स्पेशलिस्ट की ज़रूरत होती है, स्पेशलिस्ट हैं उनको भेजते हैं। इसके अलावा मेडिकल स्पेशलिस्ट के केसेस हैं, गायनी केसेस हैं, सर्जरी केसेस, वो जाते हैं कोट लखपत हॉस्पिटल। तो हार्ट, ENT और ये केसेस, ऑर्थोपेडिक केसेस, वो सोशल सिक्योरिटी हॉस्पिटल में काम करते हैं। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में आपने कहा था, जब रात को शहर में भेस बदल कर गश्त किया करते थे, कि दरिया दजला के किनारे अगर एक कुत्ता भी भूखा मर गया तो इट मीन्स आई एम रिस्पॉन्सिबल। जहाँ पर हुकूमती इदारों की खामोशी और नावाकफियत है, इसमें भी कोई शुबा की गुंजाइश नहीं है कि हमारी जो सादा लो अवाम और ये बिल्कुल सादा मजदूर हैं और सनती कारकुन हैं, इनको बेचारों को अपने हकूक़ के बारे में भी इल्म नहीं है। लेकिन इस वक्त हुकूमती इदारों का फ़र्ज़ है कि इस सनती मजदूर को जहाँ पर शऊर आगाही फ्राहम करें। फिर आज के प्रोग्राम में आपने देखा कि हमने सनतकार से भी बात की, सनती मजदूर से भी बात की कि वो किस हालात में और किस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजर बसर करता है। उम्मीद करते हैं कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। इंशाअल्लाह अगले एपिसोड में, अगले प्रोग्राम में दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।